हेलो दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में एलसी ऑसिलेटर। तो जो हमारा पिछले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने जो है एलसी हार्टले और कैलैप ऑसिलेटर की जो है जनरल जो हमारा एलसी ऑसिलेटर है उस कंडीशन से हमने निकाली थी। अब हम जो है मॉसफेट और बीजेटी की एनालिसिस करके स्मॉल सिग्नल मॉडल की थ्रू से इसमें जो है कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे कॉलपिट्स ऑसिलेटर को। तो ये एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए कुछ 3 क्वेश्चन मैंने जो है लिए हैं जो यूनिवर्सिटी में आए हैं। AKTU ए कॉलपिट्स ऑसिलेटर इज डिजाइन विद C1 500 पिकोफैरड, C2 1000 पिकोफैरड एंड वेरिएबल इंडक्टेंस वेरिंग फ्रॉम 100 माइक्रो हेनरी टू 1 मिली हेनरी। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये देखिए एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक 2014 और 15 में पूछा गया था AKTU में। दूसरा देखिए फॉर द कॉलपिट्स ऑसिलेटर ड्राइव एंड फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो पीछे वाली लेक्चर से आप सिंपली जो है कंडीशन का यूज करके वो ड्रा कर सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 2015-16 में पूछा गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रा द सर्किट ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर यूजिंग MOSFET and so that the tank circuit capacitors are in the ratio as C2/C1 बराबर GMR। तो ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है जो हमें प्रूव करनी है। तो हम चलते हैं कॉलपिट्स ऑसिलेटर पे। तो देखिए ये हमारी मॉसफेट कॉलपिट्स की सर्किट है, ये हमारी बीजेटी कॉलपिट्स की सर्किट है। देखिए इसमें क्या है, कॉलपिट्स में 2 कैपेसिटर होते हैं और एक इंडक्टर कॉमन होता है। तो इसमें कॉमन इमीटर जो है एम्पलीफायर यूज किया गया। C1 और C2 जो है हमारे 2 कैपेसिटर हैं और एक इंडक्टर। कॉलपिट्स का मतलब ही है कि इसमें क्या होंगे, 2 कैपेसिटर होंगे और एक इंडक्टर होगा कॉमन। ये देखिए कंप्लीट सर्किट ऑफ बीजेटी कॉलपिट्स है। यहाँ RFC कॉयल है, यहाँ पे ये जो है ये वाला नेटवर्क यहाँ जोड़ा गया और इस तरीके से ये एक्सटर्नल सर्किट जो है कॉमन। ये देखिए कंप्लीट सर्किटरी ऑफ मॉसफेट कॉलपिट्स की है ये। तो एनालिसिस हम इन दोनों से करेंगे। इसका जो है C2/C1 बराबर GMR प्रूफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे और इसकी भी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए अजम्पशन माना जाता है। तो उसको निकालने से पहले हम इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कॉलपिट्स। तो जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर होता है इट इज रियली कंसिस्ट ऑफ द 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर। तो लिख लेते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कैपेसिटर एंड 1 इंडक्टर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन determined by the value of C1, C2 and L। तो F0 बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LCT, जहाँ CT बराबर है C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो ये तो हो गया कॉलपिट्स के बारे में। अब करते हैं इसके ऑपरेशन की बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो देखिए हमने सर्किट ए लिया है, इस सर्किट का हमने जो फीडबैक वाला जो पार्ट इस तरीके से ले लिया। तो V0 हमारा ये होगा और VF हमारा ये वाला पार्ट होगा। तो देखिए तो हमने इस तरीके से लिया, V0 किसके क्रॉस होगा, C1 के क्रॉस, VF किसके क्रॉस होगा, ये C2 के क्रॉस होगा और इन दोनों के बीच C1 C2 के बीच क्या है, वो L है। तो इसके जब जैसी सर्किट ऑन होती है, पावर सप्लाई लगा के ऑन होगी, तो जो हमारे C1 और C2 क्या हो जाएंगे, वो चार्ज हो जाएंगे। जब ये दोनों चार्ज होंगे तो ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होंगे, इस कॉइल के थ्रू होंगे, L के थ्रू होंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिटरमाइन किसके द्वारा की जाएगी, F0 बराबर 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू CT के द्वारा।
तो देखिए आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस किसके है C1 और फीडबैक वोल्टेज अक्रॉस किसके है C2 है। तो जो हमारा जो फीडबैक वोल्टेज है आउट ऑफ 180 डिग्री किसके है, वोल्टेज और V0 किसके C1 के अक्रॉस है। और जो हमारा ये मॉसफेट है ये हमारे क्या 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, -180 डिग्री फेज शिफ्ट या जनरली 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये टोटल जो है ये जो हमारा ये पूरा जो है फीडबैक जो एलिमेंट है ये हमारा कितना 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा। टोटल कितना हमें प्रोवाइड हो जाएगा 0 या 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें जो है ऑपरेशन में लिखना है। तो हमें लिखता हूँ और इसी को आपको याद करना है और यही आपको लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा व्हेन सर्किट इज टर्न ऑन कैपेसिटर C1 C2 आर चार्ज्ड। तो इसे इक्वेशन 1 में लेते हैं। जैसे ही चार्ज होंगे तो इसके बाद क्या होंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे। द कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू L इंडक्टर के द्वारा सेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, setting the frequency of oscillation determined by the equation फर्स्ट। इस इक्वेशन के द्वारा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द आउटपुट वोल्टेज बी आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है। appears across किसके C1 and feedback voltage is developed across C2। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारे चैनल पे आए तो आपको लगे कि हाँ पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अधूरा मैंने ये लिखा दिया और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको फुल मार्क्स मिले और ऐसा भी नहीं कुछ मैं छोड़ रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका द फीडबैक वोल्टेज is 180 degree out of phase voltage developed across C1 B out as shown in figure E। नेक्स्ट पॉइंट है इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा आउट ऑफ क्या होगा ये C1 के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो होगा। तो देखिए ये फीडबैक वोल्टेज और ये हमारा क्या है मॉसफेट जो भी है ट्रांजिस्टर क्या प्रोवाइड करता है पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। इस करके इट इज इजी टू सी दैट द वोल्टेज फीडबैक अक्रॉस C2 एंड मॉसफेट provides positive feedback। नेक्स्ट पॉइंट है a phase shift of 180 degree produced by the MOSFET and a further phase shift
180 degree produced by the इसके C1 और C2 voltage divider. In this way, feedback is properly phased to produce continuous undamped oscillation. तो इतना हमें लिखना है ऑपरेशन में। सेम ऑपरेशन क्या होगा, वो हार्टली के लिए होगा, वहाँ पे क्या L1 और L2 यहाँ C हो जाएगा। सेम यही लिखना होगा। अगर आप एक याद कर लेते हैं कॉलपिट्स का तो हार्टली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि याद करना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है एक्सप्रेशन से ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है ऑपरेशन एकदम याद नहीं होते हैं सर्किट के। अब चलेंगे सर्किट की एनालिसिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन कर जो होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, एनालिसिस करने के लिए कोई एजम्पशन माने हैं। तो पहला है निगलेक्टेड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो RG होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसे निगलेक्ट कर देते हैं एनालिसिस के लिए। निगलेक्टेड द कैपेसिटेंस CGS एंड CGD ऑफ द मॉसफेट, निगलेक्टेड द आउटपुट रेजिस्टेंस R0। हम इसकी एनालिसिस करने के लिए R0 जो है वो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे चाहो तो कर सकते हो, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो विदाउट R0 कर रहे हैं। तो इसका जो हम स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करते हैं। तो देखिए, इसका जो स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा हमने इस तरीके से किया। इस मॉसफेट को किया, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये सोर्स के ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे GM VGS करंट सोर्स लगा के, ये देखिए R, इसके क्रॉस R जो है इसके ये भी ग्राउंडेड कनेक्शन, ये C1 ये, और ये C2, इसके क्रॉस क्या होगा, ये VGS होगा, और इन दोनों कैपेसिटर की जो है क्या है, कॉमन L है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इससे जो है इंडक्टर के उठा के ऊपर लगाएंगे, जैसा कि रुक में दे रखा होता है। इसको क्या लेंगे, पकड़ के ऐसे करके ऊपर कर देंगे। तो हमारा जो एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, कैलकुलेशन इससे भी कर सकते हैं, तो उससे देखिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये ग्राउंड को हम यहाँ हटा देंगे, तो देखिए इस तरीके से आएगा। ये टर्मिनल है, और ये यहाँ पे ये GM VGS ये ग्राउंड है, कॉमन कर लेते सभी का ग्राउंड, ये और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, ये C1 हो जाएगा, और ये इसी से ये इसी ग्राउंड, ये प्लस माइनस VGS है, और यहाँ पे क्या है, ये C2 कनेक्टेड है। हमने कहा ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देखिए ऊपर चला जाएगा, ये देखिए आ जाएगा इस तरीके से L, ये है R, ये है V0, और इसे कर दिया ग्राउंडेड। तो यही फिगर इस तरीके से बन गया। अब हम इसकी करेंगे एनालिसिस। तो देखिए, इसमें करंट तो जारी होगी 0, तो ये और ये क्या होंगे, सीरीज़ कनेक्शन होंगे। L और C2 जब हम इस पर लगाएंगे तो ये सीरीज़ कनेक्शन होंगे। इस पर वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे C2। तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एस डोमेन में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले VGS फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ V0। तो ये VGS होगा, देखिए ये इक्वेशन इस तरीके से होगा, ये बना लेते हैं हम, ये V0 होगा, और इसके क्रॉस क्या होगा, ये VGS होगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। तो VGS बराबर ये C2, तो 1/S इंटू C2 अपॉन
1 अपॉन एस इंटू सी टू प्लस एस इंटू एल इंटू वी नॉट। इसी इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लगाएंगे केसीएल, इसे नोड ए मान लेते हैं। तो केसीएल एट नोड ए, तो देखिए वी नॉट अपॉन 1 अपॉन एस सी वन प्लस वी नॉट अपॉन आर प्लस इस पर लग रहा तो जी एम बी जी एस प्लस, अब इस पे लगाएंगे इधर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन एस एल प्लस, और इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस सी टू बराबर 0। इसे इक्वेशन हम सेकंड मानेंगे। तो देखिए वी जी एस की वैल्यू क्या सेकंड में रखेंगे यहाँ पे, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए ये वी नॉट इंटू एस सी वन प्लस वी नॉट बाई आर प्लस वी नॉट अपॉन एस एल प्लस 1 अपॉन एस सी टू प्लस जी एम वी जी एस बराबर 0। अब यहाँ पे जो है वी नॉट की वैल्यू रखेंगे, सॉरी वी जी एस की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमको मिलेगा, तो देखिए यहाँ वैल्यू रख दी हमने वी जी एस की, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वी नॉट एस सी वन प्लस वी नॉट वाई आर प्लस वी नॉट अपॉन ये एस सी टू पर लेके जाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ये एस स्क्वायर एल सी टू प्लस का 1, और ये हो जाएगा एस सी टू प्लस का, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ जी एम ये 1 एस सी टू कट जाएगा, तो ओनली नीचे बचेगा 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू और ये वी नॉट बराबर 0। तो वी नॉट कॉमन लेते हैं, तो यहाँ जाएगा एस सी वन प्लस आर प्लस एस सी टू अपॉन एस स्क्वायर एल सी टू प्लस 1 प्लस का जी एम 1 प्लस का एस स्क्वायर एल सी टू बराबर 0। तो ये भी कॉमन ले लेते, तो ये बना लेंगे, तो वी नॉट एस सी वन यहाँ पे 1 बाई आर है, सॉरी प्लस 1 बाई आर, इसको इस तरीके से, तो ये 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू प्लस का ये एस सी टू प्लस का ये जी एम बराबर 0। ये क्वेश्चन होगी थर्ड। तो ये वी नॉट, इसको सही तरीके से जी एम प्लस एस सी टू प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू ब्रैकेट में और 1 अपॉन आर प्लस एस सी वन बराबर 0। तो ये इक्वेशन बनी। अब इससे निकालेंगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखिए द ऑसिलेशन हैज स्टार्ट, क्या हुआ ऑसिलेशन हैज स्टार्टेड देन जो हमारा आउटपुट है, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें ऑसिलेशन मिलता है तो आउटपुट कैसे 0 होगा, तो ओनली ये वाला पार्ट क्या होगा वो 0 के बराबर होगा। तो लिख देते हैं, तो जी एम एस सी टू प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू और ये 1 बाई आर प्लस एस सी वन बराबर 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन क्या करेंगे, एस बराबर जे ओमेगा करेंगे, पुट करेंगे, तो रख देते हैं जी एम प्लस जे ओमेगा सी टू प्लस 1 माइनस जे रखेंगे, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर एल सी टू ये 1 बाई आर प्लस जे ओमेगा सी वन बराबर 0। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते तो जी एम प्लस का जे ओमेगा सी टू प्लस का, तो ये आ जाएगा
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू इंटू 1/r, और ये प्लस का जे ओमेगा C1 और ये 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल C2 बराबर 0। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो GM रियल वाले एक तरफ ले लेंगे, इसे 1/r माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल C2 r प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो ये जे ओमेगा C1 माइनस का जे ओमेगा क्यू एल C1 C2 प्लस जे ओमेगा C2, तो GM प्लस 1/r माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल C2/r प्लस का यहाँ से जे ओमेगा क्या है कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल C1 इंटू C2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर होगी 5। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इम्प्लाइज दैट बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी दोनों क्या होंगे, वो 0 के बराबर होंगे। तो जब इमेजिनरी पार्ट करते हैं 0 के बराबर तो हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जब हम इसको करते हैं तो ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन प्राप्त होती है। तो करते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे 0 करेंगे, तो निकालिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, तो इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। तो कर देते हैं तो ओमेगा नॉट C1 प्लस C2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल C1 C2 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओमेगा नॉट C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा नॉट क्यू एल C1 C2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से ओमेगा नॉट C1 प्लस C2 बराबर ओमेगा नॉट क्यू एल C1 C2 चेंज कर देते हैं, तो देखिए इससे एक ओमेगा कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एल C1 C2 बराबर C1 प्लस C2, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 अपॉन एल C1 C2। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट C1 प्लस C2 अपॉन एल C1 C2। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे अंडर रूट 1 अपॉन एल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो CT बराबर मान लेते हैं C1 इंटू C1 प्लस अपॉन C1 प्लस C2, तो ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल CT। तो यहाँ से एफ नॉट निकलेगा, तो एफ नॉट बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू CT। तो देखिए यहाँ से हमने ड्राइव कर ली ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक अपने पहले वाले लेक्चर से ड्रा की थी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू से, एक हमने यहाँ से ड्रा कर दी। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट हो गया ये। अब जो हमारा रियल पार्ट था हम उसको जो है 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए ये हमारा रियल पार्ट मस्ट बी 0, तो ये है GM प्लस 1 अपॉन R माइनस ये ओमेगा नॉट स्क्वायर एल C2 अपॉन ये R बराबर 0, क्योंकि हमें ओमेगा नॉट पे ही निकालना है। तो GM प्लस 1/r बराबर ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एल C2 अपॉन ये R। तो R से अदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये GM R प्लस का 1 बराबर ये ओमेगा नॉट स्क्वायर एल C2 अपॉन R। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं क्या C1 इंटू C2 अपॉन C1, तो ये वैल्यू रखेंगे तो GM R प्लस 1 बराबर ये C1 प्लस C2 अपॉन एल C1 C2 इंटू एल C2 अपॉन
ठीक है। ये तो अपॉन में, तो ये C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये GM(R+1) बराबर ये C1 + C2 अपॉन C1। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1 + C2 अपॉन C1। तो ये GM(R) बराबर C2 अपॉन C1 + 1 - 1, तो ये C2 अपॉन C1। तो GM(R) बराबर आ गया C2 अपॉन C1, या C2 अपॉन C1 बराबर GM(R). तो ये GM क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ गेन है। तो जो हमारा AB होता है ये क्या निकल के आता है, ये GM(R) निकल के आता है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो AB मैग्नीट्यूड बराबर ये GM(R) होगा, ये मॉस्फेट का। तो अगर ये आ गया C2 अपॉन C1 आ गया। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2, ये हमें याद रखना। टू स्टार्ट द ऑसिलेशन कंडीशन, तो फॉर ऑसिलेशन टू स्टार्ट, इसके लिए तो देखिए क्या कंडीशन होती है, तो GM(R) ग्रेटर देन C2 अपॉन C1। तो ये तो देखिए ये GM/R ये ऐसे क्या निकलेगा, वो हार्टले में लिखेगा। अगर आपसे जो कंपैरिजन करने की बात है, देखिए कंपैरिजन एक उसका कंस्ट्रक्शन होगा, एक उसका फ्रिक्वेंसी में होगा, एक उसका गेन में होगा, एक उसके बीटा में होगा। इस तरीके से वो कंपैरिजन करके वो लिखे जा सकते हैं। अब हम इसका जो है ट्रांजिस्टर से जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है यही जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।